हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे सीटेट इंग्लिश का। एंड इससे पहले मैंने चैनल पर आज वीडियो अपलोड की है जहाँ हमने प्रैक्टिस सेट 7 डिस्कस किया और वहाँ पर मैंने 2016 का जो पेपर था उसको डिस्कस किया था और वो पेपर 1 था। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हमारा पेपर 2 है 2016 में जो पेपर हुआ था, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन है इंग्लिश पेडागोजी के, सारे क्वेश्चन इक्वल इंपॉर्टेंट है। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आप जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। एज वेल एज आपको टॉपिक वाइज अगर कुछ पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो, ठीक है। तो आपको सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको लिंक वीडियो के कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर जुड़ना, नोट्स एंड पीडीएफ्स मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ। एंड सेशन को स्टार्ट करते हैं फाइनली। अब 30 क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये हमारा पेपर 2 है सीटेट का, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इंटेंसिव रीडिंग इज। इंटेंसिव रीडिंग के बारे में पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट से पढ़ते हैं। इंटेंसिव रीडिंग डज नॉट इंक्लूड skimming and scanning. Intensive reading aims at learning certain grammatical rules, promotes only extrapolative understanding, या फिर involves learners reading in detail with specific learning aims and task. तो इंटेंसिव रीडिंग का सही आंसर यहाँ पे फटाफट से मैं पहले बता देती हूँ, तो यहाँ डी इसका राइट है। ओके, अब थोड़ा डिस्कस करते हैं। इंटेंसिव रीडिंग जो रीडिंग होती है वो एक प्रकार की डिटेल तरीके की रीडिंग होती है। आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए एकेडमिक जो आप रीड करते हो, जो आप अपनी किताबें जैसे हम पढ़ते हैं और हमारे एम होते हैं उस चीज़ को पढ़ने के, जैसे आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो वो एक इंटेंसिव रीडिंग है। आपका स्पेसिफिक एम है कि आप वो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की रीडिंग ज़्यादातर स्कूल में होती है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है पोइट्री टीचिंग शुड आइडली बी मेंट फॉर। पोइट्री टीचिंग किसके लिए होना चाहिए? फॉर लर्निंग ग्रामर, फॉर लर्निंग पोइटिक डिवाइसेस। पोइटिक डिवाइसेस का मतलब है कि आप उसमें जो है मेटाफर और सिमिली और जो भी फिगर ऑफ स्पीच है वो सब आप समझेंगे, या फिर वोकैबलरी बिल्डिंग के लिए, या फिर एन्जॉयमेंट और एप्रिसिएशन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ऑलवेज जब भी याद रखना, जब भी पोइट्री टीचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर एन्जॉयमेंट, रीडिंग, फन एंड एस्थेटिक सेंस को डेवलप करना एक मेन एम होता है। स्किल्स को डेवलप करना, उनके साउंड्स को डेवलप करना, रिदम को या राइम को डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डज नॉट रेफर टू। जब हम बात करते हैं पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज की तो इसमें क्या शामिल नहीं होता? साइंस ऑफ टीचिंग, क्राफ्ट ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग। तो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज का मतलब है, देखो पेडागोजी क्या होता है कि शिक्षण शास्त्र, आप कैसे पढ़ाएंगे, आपकी पढ़ाने का क्या तरीका होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम कला के रूप में देखते हैं टीचिंग को, ठीक है। इसके अलावा विज्ञान भी है शिक्षण, और शिक्षण एक आर्ट भी है, लेकिन क्राफ्ट नहीं है, ठीक है। हम मैथड्स को भी ध्यान में रखते हैं पेडागोजी में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड बाय। अब बताना है कि जो रीडिंग स्किल है उसको कैसे हम डेवलप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डूइंग वोकैबुलरी रिलेटेड एक्सरसाइज, एंगेजिंग इन क्विजेज एंड वर्ड गेम्स, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, या फिर राइटिंग आंसर्स टू टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। सो यहाँ बताना है कि रीडिंग स्किल को आप किस प्रकार से सबसे बेस्ट तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, फोकसिंग ऑन यूज ऑफ वर्ड्स इन गिवन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ गुड कंपोजिशन इज। आपको बताना है कि एक अच्छे कंपोजिशन की क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़, कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है। कोई भी कंपोजिशन में हो सकता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? मेंटेनिंग लॉजिकल कंसिस्टेंसी, सेकंड मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ पैसिव वॉइस, थर्ड यूजिंग फ्रेजेस एंड इडियम्स,
या फिर यूजिंग ओनली फ्लोरी लैंग्वेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कोई लिख रहे होते हैं, कोई भी चीज़, जब भी हम राइटिंग कर रहे होते हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप लॉजिकल कंसिस्टेंसी वहाँ पे बना के रखेंगे। अब ये लॉजिकल कंसिस्टेंसी का मतलब है कि मान लीजिए मैंने आपको कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए दिया है, तो आप अपने विचारों को कैसे वहाँ पे अरेंज करके लिख रहे हैं, आपके वर्ड्स कितने अरेंज हैं, कितना मुझे पढ़ के समझ आ रहा है जो आपने लिखा है, उसको हम लॉजिकल कंसिस्टेंसी कहेंगे। ठीक है, डिस्कॉर्ड्स होना चाहिए। तो यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट मेथड को हम और किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। नेचुरल मेथड इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसे हम फोनिक मेथड भी कहते हैं, इसे हम इसको हम अपोजिशन में कहते हैं कि जो जीटीएम के अपोजिशन में आया था। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम एंटी ग्रामेटिकल भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो टारगेट लैंग्वेज है केवल और केवल उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे नो यूज़ ऑफ मदर टंग, कोई यूज़ नहीं होता है मदर टंग का। और यहाँ पर फोकस किया जाता है सबसे ज़्यादा स्पीकिंग पे, मतलब बच्चे की स्पीच हैबिट्स पे फोकस किया जाता है बहुत ज़्यादा। वर्ड गेम के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे टीचर बच्चों को वर्ड्स को समझाता है, एक्टिविटीज़ का यूज़ किया जाता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, एंड जीटीएम के बाद आया था अपोजिशन में, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर, लैंग्वेज एक्विजिशन का अर्थ बताना है। लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट, learning a language through some specific language methodology, acquiring a language by taking resource to one's mother tongue, या फिर learning a language with a deliberate and conscious effort। अब आप ये दो शब्द याद रखना, यहाँ पे एक वर्ड आया है deliberate और एक वर्ड आया है conscious। अगर पूछा जाए कि भाषा को जब हम deliberately या consciously अगर सीख रहे हैं तो ये किससे रिलेटेड हो जाता है? भाषा अधिगम से, यानी लर्निंग से रिलेटेड है ये 4 वाला। ठीक है, अगर विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट आया तो ये अर्जन हो जाएगा। तो यहाँ ए इसका राइट आंसर है। अर्जन में हम कोई भी जो एफर्ट होते हैं हमारे वो कॉन्शियस ना होकर के अनकॉन्शियस होते हैं। ठीक है, और हमारे जो एफर्ट्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, हम नेचुरली भाषा को सीखते हैं, लर्न करते हैं, मतलब अर्जित करते हैं। तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर इन अ रूरल एरिया finds more than 5 languages being spoken by children in her classroom. She attempts to use all the languages of children in her teaching. What is this strategy known as? अब एक देखो, एक रूरल एरिया में एक टीचर है, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे एक टीचर है, वहाँ पे उसकी क्लास में 5 ऐसे बच्चे जो है वो 5 से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो यूज़ कर रही है इनकी सभी भाषाओं को। तो टीचर क्या यूज़ कर रही है? ट्रांसलेशन का यूज़ कर रही है, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म है, ट्रांस लैंग्वेजिंग है, या मल्टीलिंगुअलिज्म है। तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा बच्चे भाषाएं बोल रहे हैं, एक से अधिक या 2 से अधिक भाषाएं यहाँ बोली जा रही है, 5 से ज़्यादा है, तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोच है। टीचर यहाँ पे एज अ रिसोर्स क्या यूज़ कर रही है? मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज़ कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो आप ये थर्ड ऑप्शन देख रहे हो, ये मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या है? एक टेक्निक होती है जहाँ पे बच्चे जब भी बातचीत कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो भाषा को स्विच करते हैं, उसे हम ट्रांस लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। बाकी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लैंग्वेज इज अ, लैंग्वेज क्या है? भाषा के बारे में पूछा गया है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, या फिर सिस्टम। तो भाषा क्या है? भाषा एक सिस्टम है, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंसेस है, या फिर अगर मैं बोलूँ कि आपका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हुआ, या अगर मैं बोलूँ कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, ये तीनों ही चीज़ें सिस्टम में आ जाएंगी। जो भाषा है उसे हम कहते हैं रूल गवर्न सिस्टम। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है जहाँ पे भाषा को रूल गवर्न सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रैटेजी इज यूज्ड टू, स्टोरी टेलिंग का यूज हम एज अ स्ट्रैटेजी कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? फर्स्ट है, प्रमोट लैंग्वेज लर्निंग हॉलिस्टिकली, लर्न वोकैबुलरी, रिकॉल द स्टोरी, या फिर अंडरस्टैंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। हम भाषा को हॉलिस्टिकली प्रमोट कर रहे हैं, यानी जो भी स्किल्स है LSRW, हम इसको
ओवरऑल होल तरीके से क्या कर रहे हैं, डेवलप करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही होता है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रामर लेस एम्फोसिस ऑन। फंक्शनल ग्रामर जो है वो किस पर ज्यादा एम्फोसिस करता है, ठीक है, लिंग्विस्टिक आइटम्स पे, यूज पे, सिंटैटिकल आइटम्स पे या रूल्स पे। तो फंक्शनल ग्रामर, दो प्रकार की ग्रामर मेनली पाई जाती है, एक होती है फॉर्मल ग्रामर, ठीक है, और एक होती है फंक्शनल ग्रामर। जो फॉर्मल ग्रामर होता है वो रूल पे ज़्यादा फोकस करता है, लिंग्विस्टिक पे ज़्यादा फोकस करता है, सिंटैटिक पे ज़्यादा फोकस करता है, और जो फंक्शनल ग्रामर होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ पे फोकस करता है, जहाँ पे आप भाषा को यूज़ करते हुए ग्रामर को सीखते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज कमिटिंग एन एरर इज। अब यहाँ पे बोला गया है कि दूसरी भाषा सीखते समय एरर को जब हम कमिट करते हैं या कोई बच्चा एरर को गलतियां करता है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड इमीडिएटली, मतलब यह एक ऐसी समस्या है जिसको तुरंत के तुरंत रेक्टिफाई कर देना चाहिए, समाधान कर देना चाहिए। सेकेंड है अन इंडिकेटर ऑफ लर्निंग, ये अधिगम का इशारा है कि बच्चे सीख रहे हैं। अ हिंड्रेंस है, एक बाधा है, या फिर एक प्रॉब्लम है। तो देखो बाधा प्रॉब्लम तो हम नहीं लिखेंगे कि गलतियां बाधा है प्रॉब्लम है, यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। यह दर्शाता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उनकी लर्निंग कैसे हो रही है। ओके, अगला क्वेश्चन है द टर्म लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज और मेथड्स ऑफ ELT। अब देखो ELT का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस ये वर्ड आया है ये किस मेथड से संबंधित है, डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन, कम्युनिकेटिव या फिर स्ट्रक्चरल मेथड। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर ये आता है, जहाँ पर बहुत सारी कॉम्पिटेंसीज हमारी डेवलप होती हैं। चाहे मैं बात करूँ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी की, चाहे मैं बात करूँ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी की, मैं बात करूँ डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस का, या सोशियो कल्चरल या सोशियो आपका जो होता है एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है वो। तो यहाँ पर सी का राइट आंसर होगा, ठीक है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में बेसिकली क्या आ जाते हैं, हमारे सारे स्किल्स आ जाते हैं, ग्रामर, हमारी वोकैबुलरी, शब्द, सभी जो है लिंग्विस्टिक का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। साइलेंट रीडिंग इज एनकरेज्ड बिकॉज इट। साइलेंट रीडिंग को बहुत एनकरेज करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि इट प्रमोट्स फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, इट प्रमोट्स मेमोराइजिंग, इट इज गुड फॉर द टीचर, या फिर डज नॉट डिस्टर्ब अदर्स। तो साइलेंट रीडिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि ये प्रमोट करता है फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी को, ठीक है। तो ए हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है Which one of the following is not a step in the process of developing writing skill? राइटिंग स्किल का कौन सा एक स्टेप नहीं है, नॉट पूछा गया है आपसे, ठीक है, ये याद रखना। फर्स्ट है प्रूफ रीडिंग, दूसरा है एडिटिंग, तीसरा है ट्रांसक्रिबिंग, या 4 है ड्राफ्टिंग। कौन सा राइटिंग में नहीं आता, तो राइटिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उसमें से ट्रांसक्रिबिंग जो है ये राइटिंग में नहीं आता। ये बेसिकली हमारे किससे रिलेटेड है, लिसनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी जो स्टेप्स हैं, प्रूफ रीडिंग को हम एडिटिंग भी कभी कभी कह देते हैं, ठीक है, तो एडिटिंग प्रूफ रीडिंग दोनों साथ में हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप देखते हो कि क्या गलती है। ड्राफ्टिंग का मतलब है कि आप उसको लिखते हो जो आप सोचते हो, ठीक है, तो ये सब राइटिंग में आएगा सी को छोड़ करके, तो सी इसका राइट हो जाएगा, राइट, ठीक है, नॉट पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज गिवन बाय। यहाँ पर जो आइडिया है कि जो बच्चे हैं वो अपने साथ एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को लेके आते हैं, ठीक है, जैसे LAD कहा जाता है, तो किसने दिया है, ये दिया है चॉम्स्की ने, ठीक है। चॉम्स्की के बारे में याद रखना, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी दिया चॉम्स्की ने, और ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर के फादर भी माने जाते हैं चॉम्स्की, और इनेटिविस्ट हैं, इनेट थ्योरी में बिलीव रखते हैं, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल पेडागोजी मीन्स। क्रिटिकल पेडागोजी बताना है क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रमोट्स पीयर ग्रुप लर्निंग, डज नॉट चैलेंज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, डेवलप्स इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग, या फिर अलाउज स्टूडेंट्स टू अराइव एट इन्फॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग।
तो देखो क्रिटिकल पैडागोजी का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा कि ये अलाउ करता है बच्चों को इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन इज अ, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है, कौन सी स्किल है, ठीक है। हियरिंग स्किल है, रिसेप्टिव है, क्रिएटिव है या प्रोडक्टिव है। तो जब हम सुनते हैं यानी हम सुन रहे हैं किसी को, और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि सुन करके समझना, आप किसी की बात को सुन के क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। तो ये कौन सी स्किल है, ये हमारी रिसेप्टिव स्किल है, जहाँ पे आप रिसीव करते हो सामने वाले की बातों को, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं आपकी सामने इंसान क्या कह रहा है। तो ये एक रिसेप्टिव स्किल माना जाता है। इसके साथ साथ लिसनिंग प्लस रीडिंग भी जो है रिसेप्टिव स्किल के अंदर आती है, और प्रोडक्टिव में आपका स्पीकिंग प्लस राइटिंग आता है, दोनों आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल हेल्प मोस्ट इन डेवलपिंग ओरल लैंग्वेज स्किल। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बच्चों में ओरल लैंग्वेज स्किल को सबसे अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले, बच्चों को आप रोल प्ले में पार्टिसिपेट करवाएंगे ओरल के लिए। सेकेंड है कोरस रीडिंग, आप चैप्टर बाय चैप्टर बच्चे कोरस में रीड करेंगे टीचर के पीछे पीछे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है, तो बी तो नहीं होगा। थर्ड है प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आप प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चे सही सही प्रोनाउंसिएशन करें, तो ज़रूरी नहीं है कि करेक्टनेस पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। रिसाइट कराएंगे पोएम को इंडिविजुअली एंड फिर ग्रुप में, तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ए वाला, ठीक है, रोल प्ले करवाएंगे, क्योंकि यहाँ बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और बच्चे ज़्यादा इंटरैक्टिव रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश बिलोंग्स टू, इंग्लिश जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, जो लैंग्वेज है, ठीक है, इंडो यूरोपियन फैमिली, यूरोपियन कैथलिक फैमिली, नॉर्डिक फैमिली या इंडो आर्यन फैमिली। तो यहाँ पर इंग्लिश जो बिलोंग करता है वो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये सिंपल आंसर आपको ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडो यूरोपियन फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्नर्स आर, तो ऑप्शन देखते हैं। इंटरैक्टिंग इन ग्रुप्स एंड द क्लास इज समवॉट नॉइजी, राइटिंग द आंसर्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड इन गुड राइटिंग, तो ये आई थिंक कंस्ट्रक्टिविज्म बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे ब्लैक बोर्ड से आंसर को लिख रहे हैं बैठ के। टॉट बाय एक्सपर्ट टीचर्स, ये भी ज़रूरी नहीं है, तो ये भी नहीं है कि बच्चे अटेंटिव सुन रहे हैं सिर्फ टीचर को, तो यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बच्चे इंटरैक्ट कर रहे हैं ग्रुप में, अगर थोड़ा बहुत नॉइजी भी है, अगर मान लीजिए क्लास में शोर भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शोर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं बच्चे, ठीक है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वाइल असेसिंग अ स्टूडेंट द टीचर शुड कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे को असेस करते समय एक टीचर को बच्चे की प्रोग्रेस को किससे कंपेयर करना चाहिए। विद दोज हु लर्न फास्ट, जो जल्दी सीखते हैं, विद दोज हु आर स्लो लर्नर्स, विद हिज और हर प्रीवियस लेवल ऑफ लर्निंग, या फिर विद अदर चिल्ड्रन इन दी क्लास। तो हमेशा कंपैरिजन किसका होना चाहिए, हमारी पुराने नॉलेज का हमारे नए नॉलेज से होना चाहिए। तो जब भी कंपैरिजन की बात आए तो उसकी खुद की हमें उसके लेवल से ही उसको कंपेयर करना चाहिए कि उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन, फॉर्मेटिव असेसमेंट किस में मदद करता है। असेसिंग टीचर्स एफिशिएंसी इन टीचिंग, प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव, तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। फॉर्मेटिव की जब भी हम बात करते हैं तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम बच्चों को फीडबैक दें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करें और उसको इन्हांस करें, ठीक है, तो बी इसका राइट हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल टीचिंग अ लैंग्वेज थ्रू द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन अ टीचर शुड। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि अगर आप मान लो लैंग्वेज क्लास में आप कुछ पढ़ा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आप एक स्किल यूज़ कर रहे हो जिसको कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन। आपने लेसन प्लान्स में भी और माइक्रो टीचिंग में भी ये स्किल आपने सुनी होगी, स्टिमुलस वेरिएशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप पढ़ा रहे होते हैं क्लासरूम में, वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, अपने मूवमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे TLM का यूज़ नहीं करते हैं,
ना ही हम यहाँ पे बच्चों के बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं, ना ही हम उसकी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे मूवमेंट करते हैं, हम यहाँ पे बच्चों को शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरह के हम डायलॉग यूज़ करते हैं छोटे छोटे। और हम जैसे कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हम आगे पीछे चल रहे होते हैं, बच्चों के आसपास हम क्या करते हैं कि इधर से उधर चल रहे होते हैं, अपने बॉडी मूवमेंट का यूज़ करते हैं, तो उसे हम स्टिमुलस वेरिएशन स्किल कहते हैं। ठीक है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइडेड राइटिंग प्रोवाइड्स डैश स्टूडेंट्स व्हेन राइटिंग ऑन देयर ओन। अब पूछा गया क्वेश्चन है कि गाइडेड राइटिंग क्या प्रोवाइड करता है। देखो, राइटिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला राइटिंग होता है कंट्रोल राइटिंग, जहाँ पे टीचर पूरी तरह से बच्चों को कंट्रोल वे में सिखाता है, मतलब जो टीचर बच्चों को देगा वो बच्चों को करना होगा। फिर आती है दूसरे नंबर पे गाइडेड राइटिंग, जहाँ पे वो हेल्प कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे टीचर ना थोड़ा सा स्कैफोल्डिंग दे रहा है, थोड़ा सा सहारा दे रहा है, थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, क्लू दे रहा है बच्चों को, हिंट दे रहा है, तो वो गाइडेड तरीके की राइटिंग हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। यहाँ पे टीचर बच्चों को टूल प्रोवाइड करता है, स्कैफोल्डिंग देता है और सपोर्ट देता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, गाइडेड का सिंपल मतलब है, मान लो मैंने 4 शब्द बच्चों को दे दिया, ये 4 वर्ड दे दिए और मैं बोलूँ कि चलो बेटा इससे सेंटेंस बनाओ, तो ये गाइडेड राइटिंग हुआ, मैंने उनको एक सपोर्ट दिया थोड़ा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू एक्वायर एंड यूज। लैंग्वेज एक ऐसी क्षमता है जहां पर हम एक्वायर करते हैं और यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं वो बताना है। सम ऑफ इट्स बेसिक स्किल्स, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन, सम ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स, या फिर अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। तो यहाँ पर लैंग्वेज एक ऐसी क्षमता है ना जहाँ पर हम एक्वायर करते हैं एंड यूज़ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेट करते हैं, भाषा को कम्युनिकेशन का टूल माना जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन स्कूल। इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, नॉट ट्रू बताना है, फटाफट से पढ़ते हैं। फर्स्ट है लर्निंग द साउंड्स ऑफ द लैंग्वेज, लर्निंग टू बिकम अ लिंग्विस्ट, लर्निंग द ग्रामर फर्स्ट टू बिकम अ फ्लुएंट यूजर ऑफ इंग्लिश, या फिर लर्निंग टू यूज द लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पजेस। तो देखो, डी वाला तो बिल्कुल ठीक है कि हम भाषा को विभिन्न विभिन्न पर्पस के लिए यूज करें, तो अच्छी बात है। हम साउंड्स को सीखें, ये भी ठीक है। ओके, हम यहाँ पे ग्रामर को सीखें एक अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए, ये भी एक अच्छी बात है कि अगर आपको इंग्लिश को बहुत फ्लुएंटली बोलना है तो आपको ग्रामर का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन बी नहीं होगा। ठीक है, बी का मतलब देखो क्या है कि लर्निंग टू बिकम अ लिंग्विस्ट। आप एक लिंग्विस्ट बनने के लिए पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो हमने भी इंग्लिश पढ़ी, हम सब ने इंग्लिश पढ़ी है कहीं ना कहीं, तो हम लिंग्विस्ट बनने के लिए इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिंग्विस्ट का मतलब है कि जो भाषाविद होते हैं, जो भाषा का ज्ञाता होते हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिसनिंग टू अ गुड स्पीकर हेल्प्स अ लर्नर। यहाँ पे है कि एक अच्छे स्पीकर को सुनना बच्चे को ज़रूरी होता है। अगर एक लर्नर है और वो अगर एक गुड स्पीकर को सुन रहा है जो अच्छा बोलता है, तो वो क्या हेल्प करेगा उस बच्चे में। ठीक है, फर्स्ट है इन डेवलपिंग द साइकोमोटर स्किल, क्या इससे उसकी साइकोमोटर स्किल डेवलप हो जाएगी, तो ये तो गलत है कि उसकी शारीरिक कौशल कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। सेकेंड है इन इम्प्रूविंग हिज और हर हैबिट फॉर्मेशन, उनकी हैबिट फॉर्मेशन बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पर सुन रहा है वो, तो सुनने से कोई हैबिट नहीं हो रही। ठीक है, वो केवल सुन रहा है, तो हैबिट फॉर्मेशन का काम क्या है कि जब आप बार बार कर रहे हो, तो यहाँ पे हैबिट का भी कोई काम नहीं है। अब बचे 2 ऑप्शन, इन मेकिंग हिम और हर सिलेक्टिव लिसनर, या फिर इन अवॉइडिंग कम्युनिकेशन एरर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगर आप एक अच्छे स्पीकर को सुनते हैं जो बहुत अच्छा बोलता है, जो बिल्कुल सही बोलता है, तो आप कम्युनिकेशन एरर को अवॉइड करोगे, है ना। आप जितना गलत सुनेंगे आपके उतने एरर होंगे, तो यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के बारे में आपको क्या बताना है, इसमें सही क्या है, राइट वाला बताना है। फर्स्ट है लर्निंग टू यूज द इंग्लिश लैंग्वेज एंड डिस्कवरिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। लर्निंग ग्रामेटिकल फॉर्म्स पैटर्न, तो देखो ये गलत है। यहाँ बोला गया कि ग्रामर सिखाने के लिए फॉर्म और पैटर्न सबसे ज़रूरी है, तो ये गलत है। ठीक है। देर इज़ नो नीड टू लर्न ग्रामर, तो ये तो गलत है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है ग्रामर सीखने की। या फिर लर्निंग ग्रामर इन दी फॉर्मेटिव ईयर्स, ये गलत है। 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 4 वाले ऑप्शन में ये कह रहा है कि आप शुरुआती समय में ग्रामर सिखाओगे तो हेल्प हो जाएगी, बेटर हो जाएगा, तो ये गलत है। हमें ग्रामर को शुरुआती समय में ज़्यादा नहीं सिखाना चाहिए पहले। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप यूज पे फोकस करेंगे, बच्चे डिस्कवर कर रहे हैं ग्रामर के रूल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस आर मेंट फॉर। जो लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ठीक है, फर्स्ट है अप्लाई द आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट, अप्लाई न्यू आइडियाज, रिकॉल द वोकैबुलरी टू बी लर्नड इन द टेक्स्ट, या फिर रिकॉल फैक्ट फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज। तो लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ी होगी उसमें लोअर ऑर्डर में क्या आता है? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग आता है लोअर ऑर्डर में। ये दोनों लोअर ऑर्डर के अंदर आते हैं। तो लोअर ऑर्डर में हम बहुत ज़्यादा आइडियाज़ नहीं निकालते, ना ही हम नए आइडिया को क्रिएट कर रहे हैं, हम रिकॉल करते हैं। केवल और केवल रिकॉल का काम आपका होता है। नॉलेज है तो आप डिफाइन कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, है ना, स्टेट कर सकते हो, बता सकते हो, सूची दे सकते हो। आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी ज़रूर पढ़ी होगी। तो यहाँ पे जो लोअर ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे बच्चा केवल क्या कर पाता है? मीनिंग बता पाता है, रिकॉल कर पाता है अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर। तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ हमने 2016 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। एंड इसके बाद मैं बाकी जो ईयर के क्वेश्चन बचे हैं उसको भी मैं कवर करवाऊंगी अभी तक। अब नेक्स्ट जो है वो 2018 का क्वेश्चन पेपर होगा, जो भी अभी तक हुए हैं। ठीक है, तो फिर आप वीडियो ज़रूर देखना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड किसी क्वेश्चन में डाउट है या कोई आपको फीडबैक देना है, आप मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।